नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। फिर से हंसते हुए आया हूँ मैं। लेकिन एक सीरियस चीज़ भी है। GS1 के पेपर में DI बहुत कठिन दिया है उन्होंने। अभी मैं थोड़ी देर से वही बैठ कर के देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि सॉल्व करें इसको, लेकिन समय लग रहा है और बहुत सारे बच्चों के DI गलत भी होने वाले हैं। ट्रिकी सवाल है, कठिन सवाल है ना। लेकिन GS आसान दिया है, मन खुश हो जाएगा किसी का भी जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहे हैं उनका। तो कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री में वही रटे रटाए जो पेपर हैं वही आया है 1861। मैं आपको दिखाऊंगा भी। बहुत बड़े बड़े कोचिंग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से आया, हमारे यहाँ से आया। यहाँ मैं अकेले ही भारी पड़ रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका, संथाल विद्रोह, पटना कलम चित्रकला, मौर्य कला स्थापत्य, चंपारण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ब्रिटिश नीतियां कहाँ तक जिम्मेदार है। अभी तक जितने सवाल आपने देखे इन सब को छोड़ दीजिए, ये सब भी है अपने पास, मैं दिखाऊंगा। ये सवाल सबसे इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा अलग है। जो पूछा जाता लीक से उससे थोड़ा सा अलग है। शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहाँ तक जिम्मेदार थी, व्याख्या कीजिए। ब्रिटिश नीतियों ने न चाहते हुए भी कैसे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उदय को इम्प्रूव किया, बढ़ाया और बड़ा किया। यही सवाल तो पूछा गया है ना, यही सवाल पूछा गया है। ज़रा नीचे आते हैं, देखते हैं कि क्या है, कौन सा सवाल इस तरह का है। ब्रिटिश राष्ट्रवाद अंग्रेजी नीतियों की, भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी नीतियों की अनचाही संतान है जिसे उन्होंने हमेशा कमज़ोर करने की ही कोशिश की। इंडियन नेशनलिज्म इज़ द अनवांटेड चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़। सेम सवाल, बस भाषा अलग है, करंट कट कॉपी पेस्ट है। आप उसी के आंसर को जाकर वहाँ पर चिपका आइए, आपको मिल जाएगा। 38 नंबर में पूछा गया। और भी बहुत सारे हैं, ये सारे सवाल हैं। 1861 तो जो बच्चे लिख रहे हैं उनको पता ही होगा। 5 मई से शुरू हो रहा है अपना GS का ग्रुप शुरू हो रहा है, जिसमें सैटरडे को निबंध होता है। NCERT का शुरू हो रहा है जिसमें सैटरडे को निबंध होता है। बेसिक के लिए NCERT है, GS के लिए बच्चे जुड़ सकते हैं। जो थोड़ा बहुत लिखा हो GS के लिए जुड़िएगा। केवल निबंध के लिए भी 5 तारीख से शुरू हो। बिल्कुल फ्रेश होंगे सारे, बिल्कुल फ्रेश होंगे। 0 से शुरुआत करेंगे सभी का। जुड़ना हो तो बताइएगा। 1861 अधिनियम के बारे में पूछा है। कोई इधर उधर का सवाल नहीं जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, वहीं से सवाल पूछा। 1857 के बाद से आपको शुरू करना होता है और 1947 तक जाना होता है। जो सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है वो 1857 से लेकर के 1905 तक के, बंगाल विभाजन तक के अधिक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके पश्चात से बिहार स्पेशल की कुछ सवाल आपको उससे आगे के भी दिखेंगे, जैसे बिहार स्पेशल, असहयोग आंदोलन, बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आसान सवाल था 1861 का अधिनियम, बहुत बार लिखवाया है, आप भी इसको लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका। आप बता सकते हैं किस प्रकार से बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन किन भागों में अधिक सक्रिय रहा, कहाँ कहाँ पर अधिक आंदोलन हुए। मुंगेर में हुआ, पटना में हुआ, मिथिलांचल के रीजन में हुआ, कहाँ कहाँ पर कौन सा आंदोलन हुआ, उसके बारे में बताना है आपको। आज़ाद दस्ता का भी थोड़ा सा चर्चा कर सकते थे, हालांकि 8 वर्ड में 8 नंबर का ही है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि 8 नंबर का है तो कितने शब्द हम लिखेंगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन के आगे स्पेस दिया हुआ रहेगा, उतने में लिखना होता है। वर्ड अगर नहीं भी गिनेंगे उतने में भर के आ गए हैं, बिल्कुल चिल रहिए, आपका एग्जाम अच्छा गया है। लेकिन अगर वर्ड काउंट करने पर आए, रूम पर प्रैक्टिस करते समय कितने में लिखें, तो 8 गुना 10 यानी कि कितना हो गया 80। 20 मार्जिन का आप ले सकते हैं, यानी कि 20 शब्द का मार्जिन ले सकते हैं। 80 से 100 शब्दों में इसको पूरा करना होता है। एग्जामिनेशन में आप 110 में भी कर देंगे तो भी कोई आपको मारेगा नहीं, कोई वर्ड काउंट नहीं करता है। वहाँ पर जो पेज रहता है उसको भरना रहता है। संथाल विद्रोह मैंने बहुत बार लिखवाया है, अभी मैं दिखा भी दूंगा। पटना कलम चित्रकला एज यूजुअल एक्सपेक्टेड सवाल। मौर्य कला और स्थापत्य, कला और स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों पूछा गया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर और स्थापत्य कला में आता है कौन कौन से, तो मौर्यों का स्तंभ आ गया, स्तूप आ गया, राजप्रसाद आ गया। ये सब हो गए किसके, आर्किटेक्चर के उदाहरण। वहीं आर्ट में क्या आएगा, मूर्ति कला आर्ट हो गया। मूर्ति कला सबसे शानदार आर्ट माना जाता है। तो आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों के बारे में लिखना था, वो भी 7 नंबर में ही। किस हिसाब की ज़्यादती है BPSC बच्चों के साथ। सबसे बड़ा ज़्यादती तो मुझे ये लगा है ना आज के पेपर में कि आप बच्चे को क्या चाहते हैं, SDM बनाना चाहते हैं, DYSP बनाना चाहते हैं, कि आप उनको गणना करने वाला बनवाना चाहते हो। क्यों इतना टफ DI दे देते हैं। DI को हटा देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो क्यों रखा हुआ पेपर, आप उसकी जगह पर कुछ और ऐड कर लीजिए, बिहार स्पेशल ऐड कर लीजिए। इतना कठिन DI दिया है कि बहुत सारे बच्चों का गलत होगा आज।
एग्ज़ाम में। लेकिन उसका चिंता मत कीजिएगा, अगर आपने बाकी का हिस्सा अच्छा लिखा है तो अब GS 2 पर फोकस कीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल देखिए क्या है, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। प्रभाव पूछा गया है, मैंने भी हजारों बार लिखवाया प्रभाव पूछा गया। कृपया करके लॉन्ग फॉर्मेट में है तो कैसे लिखेंगे, पिछली बार शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा था ये, अगली बार लॉन्ग फॉर्मेट पूछ लेते हैं, फिर अगली बार शॉर्ट फॉर्मेट पूछेंगे, फिर अगली बार लॉन्ग पूछेंगे। इनके पास सवाल ही नहीं है, हमें दे दो यार पेपर, हम बना के दिखाते हैं। चंपारण नील आंदोलन का कारण लिखेंगे, मैप बनाएंगे, घटनाक्रम कुछ कुछ लिखेंगे, उसके पश्चात आप आएंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव और अच्छे से जाएंगे। शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट डाला, लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको व्याख्या सहित लिखना है। व्याख्या का मतलब होता है आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है, 38 नंबर का सवाल है, 380 से 400 शब्दों में, लगभग में 4 पेज में आपको लिखना है। शानदार सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी, व्याख्या कीजिए। क्या ब्रिटिश ने जानबूझकर नीतियां बनाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए? बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमें नीचा दिखाना चाहते थे, हमें कमजोर करना चाहते थे। इसीलिए मैंने आपको सवाल दिखाया है जो मैंने दिया था, अनचाही संतान, यानी कि न चाहते हुए भी भारत का क्या हो गया, तो उदय हो गया। तो इसके कारण से आपको समझना पड़ेगा कहां से शुरू करेंगे इसको शुरू करेंगे जमींदारी प्रथा से। आपको बताना पड़ेगा कि कर्नवालिस का जमींदारी प्रथा जो थी उसने कहीं न कहीं लोकल स्तर पर जमींदारों को तो अंग्रेज का विपक्ष में खड़ा कर दिया और गरीब किसानों के इनके विपक्ष में खड़ा कर दिया। फिर आप वेलेजली पर आ जाइए, फिर डलहौजी पर आ जाइए, फिर लिट्टन पर आ जाइए, फिर कर्जन पर आ जाइए। इनकी नीतियों के बारे में चर्चा करते जाइए कि किस प्रकार से इनकी नीतियों ने भारत में शोषण को बढ़ावा दिया, सामाजिक स्तर पर शोषण को बढ़ावा दिया, आर्थिक स्तर पर शोषण को बढ़ावा दिया, और राजनीतिक अधिकार तो हमारे पास थे ही नहीं। उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय होता है। जो वो नहीं चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो। डफरिन बोलता है कांग्रेस मरने जा रही है, हम उसके मरने में मदद करने वाले हैं, यही तो बोलता है डफरिन। लेकिन कांग्रेस का उदय होता है, नरम दल गरम दल बनते हैं। जो 1909 का एक्ट उन्होंने बनाया था भारत को कमजोर करने के लिए, वो कहीं न कहीं दीर्घकालिक स्तर पर भारत में सांप्रदायिकता का उदय करता है, तो साथ में 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता का भी कहीं न कहीं कारण बनता है। इतने सारे थॉट्स के साथ अगर आप इसको लिखेंगे, लाजवाब आंसर बनेगा और बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं डलहौजी की नीतियों का, लिट्टन की नीतियों का दे सकते हैं। कौन कौन से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाइए, वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट पर आ जाइए, अकाल नीति पर आ जाइए, डलहौजी की हड़प नीति हो गई, गोद लेने की प्रथा हो गई, वेलाजली का जो सिद्धांत था उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कर्जन का बंगाल विभाजन की चर्चा कर सकते हैं, लिट्टन की नीतियां तो मैंने गिना ही दिया आपको। ये सारे के सारे नीतियों ने कहीं न कहीं भारत में राष्ट्रवाद के उदय को मजबूती प्रदान की। आप इसमें कोट कर सकते हैं किसको, हिस्ट्री अपना ऑप्शनल था यूपीएससी में गुरु, उसमें माहिर हैं हम। किसको कोट करना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला वाइसराय, जिसने बोला कि ब्रिटिश नीतियों के फलस्वरूप भारत के मैदान भारत के कारीगरों के हड्डियों से पटे पड़े हैं। ये उसका कोट्स है जिसको आप डाल सकते हैं कि इतनी शोषणकारी आर्थिक नीतियां उन्होंने लागू की कि भारत के जो कारीगर थे वो जीवित तक नहीं बच पाए। इस प्रकार से इसका व्याख्या कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल, जो लिखेंगे नहीं उनको कठिन लगेगा। प्रीलियम नहीं होता है सिविल सर्विसेज, वो एक स्टेज है। मेंस होता है सिविल सर्विसेज। यकीन मानिए, पढ़िए, लिखिए, डेली एक सवाल लिखिए, मैं आपका मेंस तैयार करवा दूंगा। मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि बहुत अच्छा आपने करवाया है, पटना कोचिंग तक ऐसे नहीं करवाता। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा गुरु, चिंता मत करो, अपना मेहनत है। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का प्रशिक्षण कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, लेकिन अंत में लिखा है आपको परीक्षण कीजिए। लेकिन ऊपर देखिए क्या लिखा है, एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑन बोर्ड। इस सवाल को जब मैं लिखवाता हूँ तो मैं बच्चों को बोलता हूँ हमेशा एक मैप बना करके ये भी दिखाइए किस प्रकार से किन किन एरिया में बिहार में जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका फैलाव हुआ। वुड डिस्पैच की चर्चा करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं, जिला स्कूल वगैरह की चर्चा करते हैं, तो इसको लिखना होता है। बहुत आसान सवाल है, बीपीएससी का एज यूजुअल रटा रटाया सवाल है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। एसेसिस द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी। कंस्ट्रक्टिव वर्क कौन कौन से हो, महिलाओं को आंदोलन में जोड़ना,
किसानों के लिए अधिक काम करना, किसानों के लिए अलग से काम करना। रचनात्मक काम और कौन से आते हैं भाई? तो जातिगत उत्थान के लिए काम करना, सूत काटना, ये सब उनके रचनात्मक कार्य हैं। इसमें मेरे पास कंटेंट अभी कम है, मेरे पास थॉट्स कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही होगा मैं इसको लिखवाऊंगा भी और आपको आगे इसको बता भी दूंगा। अब जरा करंट अफेयर के सवालों पर चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। ये एग्जैक्ट सवाल क्या मैंने लिखवाया है? नहीं, मैंने नहीं लिखवाया है। मैंने क्या लिखवाया था तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमेशा आपको ईमानदार रहना चाहिए अपने प्रति भी और जिनको आप गाइड कर रहे हैं उनके प्रति भी। मैंने जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई थी और चुनाव का रिजल्ट आया था तो उस दौरान मैंने गठबंधन की राजनीति के बारे में, केंद्र में गठबंधन की सरकार संघवाद के लिए हमेशा सकारात्मक होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इसके बारे में मैंने लिखवाया था। यानी गठबंधन तो लिखवाया था, लेकिन ये नहीं लिखवाया था कि विपक्षी पार्टी अगर हार गई है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा विपक्ष के गठबंधन पर, यानी कि इंडिया अलायंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसको इंडिया अलायंस भी कहते हैं। इंडिया अलायंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल पूछा गया। और मैंने एग्जाम में जाने से पहले आपको सचेत किया था कि भाइयों जब जा रहे हो तो सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना। यही वो सरप्राइज़ वाले सवाल हैं। बहुत अच्छा सवाल है, यहीं पर आपका काम आएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई किया है। तो दिशा, गठबंधन की राजनीतिक दिशा पर चर्चा कीजिए, विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीतिक दिशा। गठबंधन की राजनीतिक दिशा निसंदेह रूप से यहाँ पर कमज़ोर होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाती थी। और उनके कारण से, क्योंकि वो दिल्ली में बीजेपी को सबसे बुरे तरीके से हराते थे, 67-70 में से सीटें जीती हैं उन्होंने, इससे कहीं न कहीं विपक्षी एकता मजबूत होता था। लेकिन विपक्ष के एक बहुत बड़े जो उम्मीदवार थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद अपनी सीट जब हार जाते हैं तो कहीं न कहीं विपक्षी एकता को बहुत ही बड़ा चुनौती था ये कि हार गए। और यहाँ पर यह भी देखने की चीज़ थी कि विपक्ष में यहाँ पर कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी थी उन्होंने मिलकर चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ा था। इसके कारण से भी यहाँ पर विपक्षी हार देखा गया था। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक होकर लड़ते तो यहाँ पर विपक्षी हार नहीं होती, बीजेपी की जीत अवश्य होती, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं होती। कम से कम आम आदमी पार्टी की इज्जत तो बची जाती गुरु। 8 नंबर में ही आपको लिखना था। आप बता सकते थे कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, विपक्षी एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इस हिसाब से आपको लिखना था। बहुत ही शानदार सवाल, सरप्राइज करने वाला सवाल, अच्छा सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। बहुत बार मैंने लिखवाया है, रूस यूक्रेन युद्ध बहुत बार लिखवाया है। कारण क्या है भाई? तो कारण है नाटो का एक्सपेंशन, पहला कारण है। दूसरा है रूस के अंदर आत्म असुरक्षा की भावना का जन्म, जिसके तहत उकसावे की राजनीति की गई, जबरदस्ती रूस को युद्ध में लाया गया। तीसरा, यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार की स्थापना। ये कुछ मुख्य 3 कारण माने जाते हैं और चौथा कारण एक और माना जाता है कि रूस का यूएसएसआर को स्थापित करने का महत्वाकांक्षा, कि यूएसएसआर को हम फिर से स्थापित करेंगे। ये हो गया उसके 3 से 4 मुख्य कारण आपको बता दिए। प्रकाश डालते हुए इस पर क्या बोला गया है, विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो विश्व कहीं न कहीं 2 ध्रुवों में बटा है, एक रूस का ध्रुव और दूसरा अमेरिका और पश्चिमी गुटों का ध्रुव बना है। कहीं न कहीं अमेरिका और वेस्टर्न जो कंट्री हैं उनका एक गुट बना है। भारत जो है वो बीच में रहा है। भारत ने दोनों का तरफ में अपना अपना ध्यान रखा है। इसने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया है? इसने विश्व को सामाजिक स्तर पर प्रभावित किया है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े स्तर पर विस्थापन की घटनाएं देखी गई हैं। इसने विश्व को राजनीतिक आर्थिक स्तर प्रभावित किया है। तेल के दामों में उछाल, खाद्य मुद्रास्फीति जैसी चीज़ें भी देखी गई है। इसने विश्व को और किस स्तर पर, तो भाई राजनीतिक स्तर पर डिवाइड करने का प्रयास किया है कि 2 पक्ष बन गए हैं पूरे विश्व में। एक पक्ष जो यूक्रेन के साथ खड़ा है, दूसरा पक्ष जो रूस के साथ में खड़ा है। तो ये इसका प्रभाव है जो विश्व राजनीति पर पड़ा है। इसके बारे में आप लिख सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, कुंभ का महत्व पूछा गया है। बहुत ही शानदार सा सवाल है और एज यूजुअल रटा रटाया सवाल है। भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ के मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास, सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मैंने जो लिखवाया हुआ है उसमें सवाल क्या है तो वो देखिए जरा। मैंने लिखवाया था कुंभ का महत्व को बताना है आपको। तो महत्व किस प्रकार से बताया जाता है गुरु, वही मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से एक सवाल की तैयारी करने। देखिए ये 1861 के एक्ट का सवाल है जो पूछा गया है ना। ये सवाल आपको दिखा ही दिया। ये गठबंधन वाला सरकार हो गया, सवाल हो गया। और अगला कौन सा है, राष्ट्रपति शासन अभी आएगा। अगला सवाल वही है आपके पेपर में, राष्ट्रपति शासन। महाकुंभ मेले का महत्व कैसे लिखना होता है, धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व,
सांस्कृतिक महत्व। तो आपसे इस क्वेश्चन में डाल करके क्या पूछा है उसने, सामाजिक महत्व पूछा है उसने। ध्यान से देखिए क्या पूछा है सवाल में, सामाजिक समरसता। तो सामाजिक महत्व यही तो है इसका, गरीबी अमीरी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, सब कुछ यहाँ पर मिट जाता है महाकुंभ के मेले में। वही तो आपसे पूछा गया है। जरा देखिए सवाल को क्या पूछा गया है, सांस्कृतिक महत्व, कल्चरल रूप से क्या महत्व है। तो वसुदैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको हम पूरी दुनिया में शामिल करते हैं, दुनिया में सॉफ्ट पावर के रूप में हम इसको प्रमोट करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हम भारत में करने जा रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक मजबूती है कि इतने बड़े स्तर पर हम धार्मिक आयोजन करते हैं, वो भी अपने देश में करते हैं, और सामाजिक रूप से भी ये सफल होता है, सांस्कृतिक रूप से भी हमें प्रमोट करता है ये कहीं ना कहीं। धार्मिक विश्वास पूछा गया आपसे, कल्चरल रूप से कैसे है भाई, कि भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, धर्म नहीं, भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको वर्ल्ड में प्रमोट करने का काम करता है कुंभ। लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, आसान सवाल। धार्मिक विश्वास यानी कि हिंदुइज्म की जो अलग अलग शाखाएं हैं, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, हिंदुइज्म में ही शैव हैं, वैष्णव हैं, या शाक्य हैं, या अघोर संप्रदाय है, या फिर जो नागा बाबा होते हैं, नागा साधु जिसको नागा संप्रदाय कहा जाता है, वो शैव से बिलोंग करते दरअसल में, या फिर तांत्रिक हैं, कपाली हैं, हर कोई इकट्ठा होते हैं। तो धार्मिक विश्वास और धार्मिक एकता का प्रतीक होता है ये। एक धर्म के अंतर्गत ही, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं, लेकिन कुंभ कोई शाखा से बिलोंग नहीं करता है। कुंभ संपूर्ण धर्म का त्यौहार माना जाता है। नवरात्रि शाक्य धर्म से बिलोंग करते, शक्ति के पूजक होते हैं। रामनवमी वैष्णव धर्म से बिलोंग करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव होते हैं, वहीं पर विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। शिव रात्रि जो होता है ये शैव से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुंभ का मतलब होता है सभी को एक करना। तो धार्मिक विश्वास और एकता को प्रतीक है, एकता का प्रतीक ये माना जाता है। सामाजिक समरसता, अभी मैंने बताया कि जातिगत और धार्मिक भेदभाव यहाँ पर मिट जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना था। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है गुरु, प्रैक्टिस कीजिए। पिछले साल का सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया, बिहार में जाति आधारित जनगणना का आवश्यकता और महत्व प्रकाश डालिए। अपनी गलती को स्वीकार भी करना चाहिए। मैंने इस टॉपिक को इग्नोर किया था हमेशा कि अब नहीं पूछेगा, क्योंकि पिछले साल ही पूछा, लेकिन फिर से उन्होंने रिपीट कर दिया है। ये सवाल मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बार करवाया, दसियों बार डिस्कस किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। वो अमेरिका प्रथम की नीति को लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब अमेरिका की यात्रा की थी, कि भारत के प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति, मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में ये पढ़ाया है, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति को हम लोग लागू कर रहे हैं, बोलते हैं ना। अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या होगा, आर्थिक रूप से सबल अमेरिका, राजनीतिक रूप से फिर से सबल अमेरिका, कल्चरल रूप से फिर से सबल अमेरिका, सैन्य दृष्टिकोण से फिर से सबल अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डालने में फिर से सबल अमेरिका। फिर से सबल का मतलब चीन और रूस ने कहीं न कहीं उसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव क्षेत्र का अधिग्रहण किया है, हड़प लिया है, कमजोर किया है, उसको पुनः प्राप्त करना है अमेरिका को, यही उसका भविष्य होगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे उसको पूरे दुनिया से एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव भी देखना पड़ा है, जब उसने पूरे दुनिया पर में रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे का तैसा टैरिफ जब लागू किया, तो पूरी दुनिया में अमेरिका की छवि कहीं न कहीं नकारात्मक बनी है। ये भी यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। एक और सवाल है जो शानदार सा सवाल है, यूसीसी मैंने पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, पिछली बार भी पूछा गया है, इस बार भी पूछ रहे हैं, हर साल ही पूछते हैं। ये 68 में पूछा गया है यूसीसी, क्या ही बोला जाए। उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाएं, साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यूसीसी के बारे में पूछा है, बहुत बार मैंने पढ़ाया है, आपको भी पता होगा, लिखवाया भी है। उत्तराखंड में हुआ है तो वो आपसे रिलेट करके पूछ लिया है। 68वीं बीपीएससी में ही पूछा है, एज यूजुअल रटा रटाया सवाल है। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हुआ था। नेक्स्ट डे ही मैंने सवाल दिया था कि भारत में राष्ट्रपति शासन नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। लिखवाया हुआ है मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में, अभी आपको सवाल दिखाया है मैंने, सारे के सारे सवाल लिखवाए हैं गुरु। अगर आप लिखोगे नहीं, आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं कई सारे बच्चे, बड़ा उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन रेगुलर नहीं रहते, उनको लगता है स्पून फीडिंग करूं मैं, उनके मुंह में चम्मच लेकर खिलाऊं कि बेटा रोज़ लिखो, आप रोज़ मोटिवेट करूं। ऐसे नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति, संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, वही जो पहला लाइन लिखा हुआ है, कैसे लगाया जाता है, वो पहला लाइन यही है
किस उद्देश्य शामिल किया जाता है तथा यह किस प्रकार से लगाया जाता है? 14 फरवरी 2025 पिछले महीने का है ये। राष्ट्रपति शासन के प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उसी समय मैंने सवाल दिया था और आपके एग्जाम में भी सेम सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है सवाल यहाँ पर। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताइए। वर्तमान समय उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को बताइए। मणिपुर में क्यों लगाया गया भाई? तो इथनिक वायलेंस के कारण से, आंतरिक अशांति के कारण से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया कि राज्य की सरकार जो है वो संविधान के अनुरूप शासन चलाने में अक्षम है, इसलिए उसको बर्खास्त करते हुए मैंने जब अभी राष्ट्रपति शासन रिवीजन के समय भी पढ़ाया है। रिवीजन वीडियो में जब मैंने राष्ट्रपति शासन पढ़ाया तो मैंने बोला भी था कि आज़ाद भारत में ऐसा बहुत कम ही होता है कि केंद्र में भी वही सरकार हो, राज्य में भी वही सरकार हो, फिर भी राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप पढ़ के जाना और आ गए आपके एग्जामिनेशन में। अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या करते हो यार? ये भी मैंने पढ़ाया है, मैंने रिवीजन वीडियो में भी करवाया है, लिखवाया भी है, क्योंकि ये कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया है और अब इस पर जल्द ही आपको संशोधन भी दिखेगा संविधान में। रिवीजन वीडियो में भी पढ़ाया है और वही पूछा, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? ऐसे ही मैंने पढ़ाया हुआ है, संभावित फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, ऐसे ही मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में समाज में बढ़ती महिला सहभागिता तथा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पर प्रकाश डालते हुए इसके क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। ये भी सवाल मैंने करवाया हुआ है, कि भाई महिला आरक्षण जो पारित किया गया था, नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023, उस समय भी मैंने लिखवाया था कि क्या है ये, लिखो। क्या बोलूँ मैं आपको, किस हद तक की खुशी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि वाकई जो पढ़ाया है, और मैंने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया होगा, सब पूछा है। करेंट जीएस अगर 20 सवाल पूछे गए हैं तो 19 सवाल मैंने पढ़ाए हैं, और जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताएंगे आपको, ठीक है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं करवाया हो। जातिगत जनगणना वाला नहीं करवाया तो बोला कि मैंने नहीं करवाया, इग्नोर किया मैंने, क्योंकि पिछले साल पूछा गया था। महिला आरक्षण क्या पूछा गया है, जरा ढंग से पढ़िए इसको। भारतीय राजनीतिक समाज में बढ़ती महिला सहभागिता, सवाल का पहला हिस्सा, तथा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पर प्रकाश डालते हुए पहले आपको भारतीय समाज में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता को लिखना। ये किस प्रकार से भारतीय समाज में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। उसके पश्चात आपको लिखना है 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम। उसके पश्चात आपको लिखना है भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन, इसके पश्चात क्या होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। अब जो आ जाते हैं जिन्होंने इसको लिखा है उस पर। पहला हिस्सा है वर्तमान स्थिति महिलाओं की, रिवीजन वीडियो देखिए, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है महिलाओं की वर्तमान स्थिति, वही लिखना है। वर्तमान स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति ही तो आप लिख दो, वही लिखना है पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में लिखना है ये एक्ट। तीसरे हिस्से में लिखना है इसका प्रभाव, वो भी कौन सा प्रभाव, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर कौन सा प्रभाव पड़ सकता है। महिलाएं मजबूत होंगी सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर तो उनको आरक्षण ही मिल रहा है, आर्थिक स्तर पर ही मजबूत होंगी। जब महिलाएं चुन करके जाएंगी संसद में 50%, तो वहाँ पर ये तो होगा कि भाई महिलाएं ही अब कानून बनाएंगी, तो महिलाओं को ध्यान में रखकर अधिक कानून बनेंगे। जो न्याय और कल का निबंध था कि कानून व्यवस्था के कारण महिलाओं को दिक्कत आ रही है सशक्तिकरण में, कम से कम वो समस्या तो दूर होगी, तो महिला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पर आगे आएंगे। इसी को आपको पॉइंट में सजा कर लिखना है। 3 हिस्से हैं इस सवाल के, ठीक है। इसके बाद डीआई है। डीआई वाकई बहुत कठिन है, मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कुछ सवाल इतने कठिन दिए हैं इन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है पेपर। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। भारत का संघवाद कैसे इंपैक्ट डालेगा इस पर एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे संघवाद को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, सकारात्मक तरीके से, नकारात्मक तरीके से। लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव के एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान क्या है। पहला हिस्सा,
एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है। दूसरा हिस्सा संघवाद पर इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। तीसरा हिस्सा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएंगे, उसके बेनिफिट और उसके डिमेरिट क्या हैं, ये आपको लिखना है। ये हिस्सों में आप बांट के ये लॉन्ग फॉर्मेट को लिख सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान, पहला लिखना है संवैधानिक प्रावधान। मणिपुर में क्यों लगाया गया है, ये हो गया क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। उसके बाद बताना है कारण बताइए और वर्तमान समय उसकी प्रभावशीलता, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ता है, वो आपको तीसरे हिस्से में लिखना है। 3 हिस्से में ये सवाल भी आपको लिखना था। लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल को मैंने आपको तोड़कर समझाया ताकि आप समझें किस प्रकार से लिखना है। और यूसीसी तो आपको पता ही है, यूसीसी मैंने बताया ही है। तो इस प्रकार से लिख सकते थे। जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, आपका फ़ायदा होगा। फीस कितनी होती है, आपके मोबाइल रिचार्ज से सस्ता पर मंथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।